चलिए, तो सभी को नमस्कार, सभी भी सेशन में जुड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। अर्पणा, मोहम्मद जी, अभिषेक, सौरभ, सुमंता जी, राहुल, शीतल जी, ललित, नरुका नरुका ओके, दीपक, मौसमी, सभी को नमस्कार। सभी जुड़ जाएंगे इस फास्ट फॉरवर्ड बैच में, क्योंकि आज से आगाज होने वाली है 30 दिन का हमारा संपूर्ण एक टारगेट है कि इस बैच को पूरी तरीके से कवर कर दी जाए, कंप्लीट कर दी जाए। ऑनलाइन लगेगा, ओके। यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से फास्ट रिवीजन बैच होगा, जिसमें हम पूरी तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। चलिए, बहुत शानदार। और देखिए, इस बैच को ऐप में ओरिएंटेशन में रखने का हमारा एक फायदा है कि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। अगर हम चाहते हैं यही बैच को, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, हम यूट्यूब पे भी करा देते हैं, लेकिन बच्चा समस्या ये होता, वहां पे कंसंट्रेशन नहीं होती और संपूर्ण तैयारी कहीं ना कहीं बिगड़ जाता। इससे बचने के लिए हमने फास्ट रिवीजन बैच आपके लिए लॉन्च किया है, जिसमें संपूर्ण चीजों को कवर करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह सभी होंगे। इसमें ध्यान रखना, इस बैच के लिए हम आपके संपूर्ण थ्योरी की क्लास जो अभी रिवाइज कराएंगे, जिसमें फॉर्मूला इंक्लूड रहेगा, जिसमें अंदर हमारा थ्योरी की क्लास जो होगी आपकी डेली 2:15 PM पर ऐप पर लाइव होगी। ऐप पर लाइव होगी, लगातार चलेगा, एकदम धुआंधार बैटिंग होगी, है ना, क्योंकि अब रुकना नहीं है, जोश बरकरार रखना है। ओके, लगातार धुआंधार बैटिंग होगी, तो आपका ये चीज यहां से कवर हो जाएगा। और एमसीक्यू पीवाईक्यू के साथ एमसीक्यू जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें आरआरबी का पिछले साल का क्वेश्चन भी रहेगा, इसके लिए आप सभी को जुड़ना है 8:15 PM पे रात्रि में। चाहे 2 घंटा चले, 3 घंटा चले, तो टॉपिक चलता रहेगा। और ये भी आपको ऐप पर लाइव होना पड़ेगा, ऐप पर, है ना। और आपका इसका वाईटी पर भी इसका लाभ आप ले सकते हैं, ठीक है। और हम ओपन टेस्ट आपको ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इसमें ओपन टेस्ट जो आपको टेस्ट मिलेगा, आप डेली इसका टेस्ट लगा सकते हैं एप्लीकेशन पे, फ्री मटेरियल के साथ आप टेस्ट भी लगा देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे एकदम एग्री हैं इस सेशन को धुआंधार बैटिंग करने के लिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक होगा फटाफट फटाफट तैयारी होगी। इस तरीके का अप्रोच से हम चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को फटाफट कवर करते जाएंगे, ए टू जेड चीजों को, क्योंकि लिखने में हम समय यहाँ पे वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सभी बच्चे एकदम एग्री है। आज फर्स्ट दिन है, हौस द जोश। उम्मीद करते हैं जोश बेहतर बना होगा। जितना बेहतर आपके जोश होंगे, उसी तरीके से हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पूरी एनर्जी बना के रखिए, शांति से चीजों को कवर कर लेना है। थ्योरी इधर कवर हो जाएगा, रात्रि के टाइम में आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस कवर हो जाएगा। टेस्ट ऑलरेडी देते रहिए, कोर्स के अंदर ऑलरेडी आपको टेस्ट बहुत सारा मिला हुआ है, तो उम्मीद करते हैं बेहतर परिणाम निकलेंगे। और जिन बच्चों के पास ये बुक्स होंगी, ध्यान रखिएगा, आरआरबी के लिए अगर शांति से प्रैक्टिस करना चाहता है तो 7000 क्वेश्चन सफिशिएंट है। इससे प्रैक्टिस लगा लीजिए, मच मोर सफिशिएंट है ना। जो आरआरबी का सिलेबस है, उसी से आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे एकदम रेडी होंगे। बिल्कुल, ये आपको लाइव भी रहेगा और ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। लाइव जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा सौरभ जी, अभिषेक जी, उसके बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रहेगा, लेकिन लाइव जुड़िए, मजा आएगा, चीजों को फटाफट कवर करते चले जाएंगे। आई होप सो सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे, फटाफट जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, तो अब शुरुआत कर लेते हैं अपन, है ना। अब शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ चीजों को। जैसे कल मैंने रात में आपको सिलेबस भी बताया था, किस तरीके से, जैसे फास्ट फॉरवर्ड बैच में जो जेई का हमारा आरआरबी वाला होगा, इसके फास्ट फॉरवर्डिंग बैच में हम क्या करेंगे, बीडब्ल्यू को समय देंगे प्लस नेटवर्क इसके साथ ले लेंगे, है ना। ये दोनों अपन क्या करेंगे, साथ के साथ उठा लेंगे। पहला यही चलेगा। इसमें मान लो हमने 1 सेशन दे दिए, 2 सेशन दे दिए, 3 सेशन दे दिए, 4 सेशन दे दिए, हो गया काम खत्म। फिर हम उठा लेंगे किसको, मशीन को उठा लेंगे। फिर मशीन में फास्ट फॉरवर्डिंग बैच के तहत हम इसमें 1 क्लास देंगे, 2 देंगे, 3 में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो 4 दे देंगे, फिर 5 दे देंगे, है ना। तो हमारी इसी अप्रोच से कवर होंगी, जिसमें वेटेज जितना ज्यादा होगा उसी तरीके से हम इसको वेटेज देंगे। ध्यान रखना इस चीजों का, ठीक है। तो इसी अप्रोच से हमको पढ़ना है चीजों को, सभी चीजों को। सिमिलरली आपका पावर सिस्टम चलेगा, सिमिलरली आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चलेगा, जो जो वेटेज वाला है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलेगा। सिमिलरली आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग चलेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम कवर करेंगे। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा आपका यहाँ पर चले जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद डिजिटल चलेगा। और इतना सही एग्जाम में पूछा जाता है इन दोनों से, तो मान लो 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सारा वेटेज तो यहीं पे है और इसी पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। चलिए आइए, तो आज पहली शुरुआत कर देते हैं। जैसे व्हाट इज चार्ज। अब देखिए, चार्ज के बारे में बहुत ज्यादा डिफिनेशन वगैरह पे अब तो जाना नहीं, हमको फास्ट फॉरवर्डिंग मोड में करना है। चार्ज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो जो होती है, वो
वही हमारा करंट होता है। और ये चार्ज पर कैसे उत्पन्न हुआ चार्ज हमने सब पे चर्चा किया था। अगर कोई आपने एक छोटे से छोटे एटम की चर्चा की होगी, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और यही जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसी कारण किसी कंडक्टर में धारा का फ्लो होता है। आइए जी, आइए अगर हम बात करें कि यहां से क्या महत्वपूर्ण है। अब आइए, जब आप इस चीजों को पढ़ने जाएंगे तो ऐसे में आपसे एक प्रश्न पूछता है कि चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन्स पे वो कितना होता है। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण 1.6 cos 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, इसके लिए भी। दूसरा, कई बार टोटल चार्ज की संख्या आपको पता करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टोटल चार्ज कितना। तो बच्चा करंट इंटू टी, क्यू बराबर आई इंटू टी का इस्तेमाल करिएगा कि किसी में आवेश कितना है उसमें धारा को अगर गुना कर देंगे समय से तो आपको ये भी निकलेगा। या बहुत बार आपको फॉर्मूला ये भी होगा क्यू बराबर आई बटा टी, है ना। इस तरीके के फॉर्मूले आपके इस्तेमाल में लिए जाएंगे। नौ, आवेश का इकाई जो होती है वो कूलम में होती है, ये भी आपको फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इन भी बातों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बार और कई बार फॉर्मूला ये बताया, क्यू टोटल क्यू बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज। ये टोटल चार्ज को बताता है, कहीं पे टोटल कितना चार्ज है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इनटू एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज को प्रदर्शित करता है, टोटल आवेश को। तो टोटल आवेश का एक ये फॉर्मूला रहा और टोटल आवेश के लिए फॉर्मूला एक रहा आई इंटू टी। तो ये भी फॉर्मूला आपको काम आएगा इस एग्जाम को लेके, ध्यान में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट क्या है सर? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, उसकी एम्पियर, एम्पियर में इसकी इकाई होगी, ध्यान रखना। 9 क्यू बराबर आई इंटू टी। हम इस पे प्रश्न भी लेते चले जाएंगे और मेन प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन का वो रात में होगा, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, यहाँ थ्योरी का फर्स्ट रिवीजन होगा। सर धारा जो है वो क्या है, हम बात करें सर Q बराबर आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा सर, यहाँ पे ये नहीं पूछेगा चार्ज का आवेश जो है तो ये धारा होता है, ये सब नहीं। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब कैलकुलेट करके पढ़ाया हुआ है आपको कि कैसे क्या होता है। एक कूलम पर एक सेकंड एक एम्पियर के बराबर होता है, तो एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारा कैलकुलेटिव वैल्यू है, हमने सबको कैलकुलेट करके रखा है। दूसरी बात, हमेशा धारा की जो दिशा होती है और उसका अपोजिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स की दिशा होती है, ये भी पॉइंट यहां से आपको मेंशन करके रखना है, क्लियर। और ध्यान रखना है एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना जी, 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एकदम फास्ट मोड में रिवीजन करते हुए चल जाना है, ओके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी इससे प्रश्न बने हैं कई बार, आपसे आप पूछेगा कई बार एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, आपसे कई बार पूछता है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा यहां पर समझिए एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स जबकि समय क्या हो, 1 सेकेंड हो। अगर समय आपका 1 सेकेंड हो तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 पॉइंट इतना इतना इतना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चा, एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक कूलम में भी इतने ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर समय 1 सेकेंड हो। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड को अगर मैनेज करेंगे तो 1 एम्पियर जितना होता है उतना ही तो 1 कूलम होता है। तो कूलम यानी एम्पियर तो क्या है, चार्ज ही तो है, लेकिन समय अगर इकाई हो, क्लियर है, समय क्या हो, इकाई है। किसी को कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करिएगा, किसी भी बालक को कोई समस्या हो तो आप जरूर इसको कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्ज, कई बार क्वेश्चन इस पे चार्ज पे पूछा जाता है। तो कह रहा है द फ्लो ऑफ चार्ज अ कंडक्टर इज 2 कूलम। एक चार्ज में जो है कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज फ्लो है 2 कूलम फॉर 1 सेकेंड। तो बताइए उसका करंट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि करंट जो है आई बराबर क्यू बटा टी। अगर हमारा समय इकाई हो, 1 सेकेंड हो, समय क्या है 1 सेकेंड है, तो जितना चार्ज होगा उतना ही धारा होगा। 2 कूलम है ना, तो हमारा धारा क्या हो गया, 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। देखिए होगा कि नहीं, आई होप सो सभी बच्चा एकदम क्रिस्टल क्लियर में रहेगा इन बातों को लेके, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉपर चीजें हैं जो हम कंप्लीट रिवीजन में मारेंगे। अब कह रहा है कि देखिए बच्चा यहाँ पे कह रहा है आपको इसको एनालाइज भी करना है, ये सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसको एनालाइज भी आपको करते हुए चलना है ना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड में, तो इसकी करंट क्या होगी। तो बच्चा आपसे ये समझना है कि आपको कह रहा है इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में बह रहा है, ठीक है, तो इसका करंट क्या होगा।
तो अगर यही इतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अगर 2 कूलम बोलता या 4 कूलम बोलता तो हम बोलते थे करंट उतने होता, जबकि सेकंड एक लिया है। इस बार क्या किया है, दिमाग लगा के इतना इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद कितने एक इलेक्ट्रॉन्स है, उस तरीके से आप वैल्यू को देंगे। क्लियर है? तो बच्चा आप समझो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी, इतने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 एम्पियर। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने, इतने। तो बताइए इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितने, तो सर 20 एम्पियर होगा। कितने निकलेंगे? 20 एम्पियर। क्लियर है? सभी को क्लियर होना चाहिए, सभी बच्चे को क्लियर होना चाहिए। आइए, इफ द फ्लो ऑफ करंट फॉर 2 सेकेंड इज 5 एम्पियर देन फाइंड चार्ज। बच्चा क्या चार्ज नहीं निकलेगा? बताइए, जब ये Q बराबर I इंटू टी करेंगे तो 5 है आपका क्या I, और समय क्या है 2 सेकेंड, कितना कूलम हो गया? 10 कूलम। इसी अप्रोच से चीजों को फटाफट कवर करते चले जाएंगे। आइए फिर चार्ज वाला यही क्वेश्चन है, पीडीएफ रहेगा, क्वेश्चन आप लोग फटाफट देखते जाइएगा। चार्ज से रहा। नाउ व्हाट इज वोल्टेज? अब आइए टर्मिनोलॉजी कहता है वोल्टेज क्या है। तो सर वोल्टेज क्या है, कहता है कि वर्क डन, है ना। वोल्टेज क्या है? वर्क डन, किसी इकाई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य। तो वर्क भी, वोल्टेज भी क्या है? एक तरीके से वर्क डन है। वोल्टेज क्या है? एक तरीके से वर्क डन है। तो बच्चा ध्यान रखना, वोल्टेज का फॉर्मूला बनता है dW/dQ या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन, वर्क बटा चार्ज, इसकी इकाई के बार आपसे पूछेगा। वोल्टेज का सिर्फ वोल्ट इकाई नहीं होता, कई बार इसका इकाई दूसरे टर्म में पूछता है, जो कि होता है जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ध्यान रखना, इससे भी प्रश्न कई बार पूछता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, वोल्टेज का जूल पर कूलम या वोल्ट। अच्छा, फॉर्मूला कई बार ये भी यूज करेगा, कहेगा कि इतने चार्ज को ले जाने में इतना कार्य करना पड़ा, बता वोल्टेज क्या होता है। ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे सभी बालक, ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखेंगे, इनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताना। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल पर 1 कूलम। इकाई कूलम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना जूल का इस्तेमाल होता है वही उसका वोल्टेज होता है। क्लियर? आप क्वेश्चन भी इस पे देखेगा, वोल्टेज में कहेगा 5 जूल कार्य किया गया इकाई कूलम को ले जाने के लिए, बताइए वोल्टेज कितना? 5 वोल्ट। वोल्टेज कितना? 5 वोल्ट, है ना। चलिए आगे आइए। अच्छा, वोल्टेज जो होता है एक तरीके का प्रेशर भी होता है। कई बार आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा है, वोल्टेज वन अदर टाइप ऑफ प्रेशर। ये क्या होता है? प्रेशर, जो किसको धकेलने का काम करता है? धारा को धकेलने का काम करता है। आइए, शक्ति, शक्ति की बात, जो ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। शक्ति की बात अगर की जाए बच्चा, तो शक्ति में पावर बराबर वर्क डन एनर्जी पर टाइम। तो ऊर्जा पर समय, ये फॉर्मूला याद रखना है। पावर की इकाई होता है जूल पर सेकेंड। अब पावर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल में वाट। तो कई बार आपको ये प्रश्न पूछेगा, जो जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है? तो वाट के बराबर। लेकिन बहुत बार ये भी पूछा गया है, वाट सेकेंड किसके बराबर? तो जूल के बराबर। ये देखिए किया गया है कि नहीं। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इन बातों का ध्यान रखना हर बच्चे को। चलिए अगला कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए। वेट अ सेकेंड, थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको जूम कर देते हैं ताकि चीजें और आपको क्लियर समझ में आएगा, है ना। आइए अब बताओ, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर? सर 1 किलोवाट आवर, सर हम पढ़े हैं, बहुत पूरा कैलकुलेटिव वे में हमने आपको बताया है। ध्यान रखना, 36 गुना 10⁵ जूल या फिर 3.6 क्रॉस 10⁶ जूल। ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। एक एक को एक्सप्लेन प्रॉपर वे में अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीज किया हुआ है हमारा, A to Z हमने आपको कराया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस अप्रोच से चीजों को फॉलो करना है। ध्यान रखिए, अभी भी डाटा को फिर से 3.6 क्रॉस 10⁶, है ना। पॉइंट में रहेगा तो 10⁶, और नहीं पॉइंट रहेगा यहाँ पे तो 10 पावर। ये कैसे निकालना था, ये भी हमने निकाल रखा था, आपको प्रॉपर में बताया। अच्छा, पावर का फॉर्मूला VI, ये सब पढ़ना नहीं है, फटाफट रिवीज करना, इसमें समय देना है क्या। पावर का 3 तरीके का फॉर्मूला होता है यूज, जो हम लोग हमेशा करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में ना। पावर को एनर्जी बटा टाइम, आप चाहे तो इसी पावर का फॉर्मूला देखो, एनर्जी बटा टाइम। अब एनर्जी को आप लिख सकते हैं dW/dQ, और इसको लिख सकते हैं dQ/dt, तो V × I निकलता है। आपको पावर जो होता है वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन होता है। पावर जो होता है क्या होता है? वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप इसको बोलेंगे ना, देखिए dW/dt होता है पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और dQ/dt ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो dW/dQ हम जानते हैं वोल्टेज होता है, और ये क्या होता है? करंट। तो पावर का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल में क्या हो गया? करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू वोल्टेज। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऊर्जा।
ऊर्जा के बारे में। या देखिए छोटी छोटी चीज आपको पूछा जाता है। आरआरबी में थियोरेटिकल बहुत ज्यादा रहेगा, न्यूमेरिकल बहुत कम होते हैं, उसी अप्रोच से आपको पढ़ने की जरूरत है। एनर्जी, एनर्जी का आप बात करेंगे तो देखिए जूल में भी होता है, वाट आवर के रूप में होता है, या किलो वाट आवर के रूप में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें एनर्जी को तो वाट सेकेंड, या फिर इसको बोल सकते हैं जूल। एनर्जी को लिख सकते हैं वोल्टेज करंट इनटू टाइम से गुना कर दीजिए तो आपको एनर्जी बन जाएगा, या फिर आई स्क्वायर आर इंटू टी लगा दीजिए तो भी बन जाएगा। अच्छा, एनर्जी को लिए आपसे कोई बोले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन 1 यूनिट, कोई बोलेगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने किलोवाट बराबर होता है? एक ध्यान रखना, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल में आपके यहाँ बोलेगा आपके इस महीने का बिजली बिल है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट मतलब क्या? 1 यूनिट में होता है 1 किलोवाट आवर यानी 3.6 इतना जूल, तो 100 यूनिट में उसी तरीके से आपको समझना होगा। चलिए क्लियर है। अब आइए रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। पावर एनर्जी का मतलब तो ऑलरेडी हम बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, यहाँ पर आप तो समझिए कि ये पावर जो होता है फिक्स होता है। जैसे किसी कोई 100 वाट का बल्ब है, वो पावर फिक्स है, लेकिन वो 10 घंटा चला तो पावर 100 वाट हमेशा रहेगा, लेकिन जब 10 घंटा चला तो उसकी ऊर्जा बढ़ती गई, हर घंटा ऊर्जा वो खा रहा है, तो ऊर्जा समय के साथ बढ़ता है, पावर फिक्स होता है। ठीक है, ऊर्जा समय के साथ बढ़ता है, पावर फिक्स होता है। अब आइए प्रश्न, ये तो प्रश्न हो गया डेली दिहाड़ी टाइप का प्रश्न। एक हीटर है और 2 बल्ब है जो कि रेटिंग है 1000 वाट का, बच्चा 1000 वाट का एंड 100 वाट का। ईच बल्ब इफ रन फॉर 5 घंटे देन टोटल यूनिट कितना कंजम होगा? अब सोचो बच्चा, सिंपल सी बात है, एक हीटर है आपके पास, क्या है? एक हीटर है, हीटर का है 1000 यूनिट, है ना, 1000 वाट, और बल्ब का कितना है जी? 100 वाट, ईच दोनों 100 वाट का है, तो रन फॉर 5 घंटे। अच्छा, ये हीटर जब 5 घंटे के लिए चलेगा तो 1000 गुना 5, 5000 वाट आवर हो जाएगा, 5000 वाट आवर हो जाएगा। 100 वाट का एक बल्ब है, वो 5 घंटा चलता है, लेकिन 2 बल्ब है तो कितना हो जाएगा? 100 गुना 2, 200, 200 5 घंटे के लिए चला तो 1000 वाट आवर। कितना हो गया? 1000 वाट आवर। टोटल कितने हो गए? 6000 वाट आवर। सर 6000 वाट आवर को क्या करूंगा? 6 किलो वाट आवर, तो कितने यूनिट हो गए? 6 यूनिट। टोटल कितना यूनिट हो गया बच्चा? कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। इस अप्रोच से आप चीजों को सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है ना। चलिए, कोई समस्या हो बोल देना। अब आएंगे प्रतिरोध, वो तो बेसिक था, क्या होता है चार्ज, क्या करंट, क्या है आवेश, क्या है पावर, क्या है वोल्टेज, क्या, वो तो बेसिक फंडामेंटल था। अब आइए थोड़ा और आगे चीजों को हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस। अबाउट क्या? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को लेकर अगर आप बात करेंगे आज, तो आप देख लो प्रतिरोध जो है इसकी यूनिट ओम में होता है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें एक फिक्स वैल्यू, कलर कोडिंग समझना आपको। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो रियोस्टेट होता है बच्चा, और जो कंडक्टर होता है उसका हम प्रतिरोध निकालते हैं। अब किसी कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होगा, टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करता है, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी होती है। तो कलर कोडिंग से भी आपको क्वेश्चन पूछ देता है कई बार कि पीला, लाल, नीला और गोल्ड है, तो बताइए कितना रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। निकाला जा सकता है, बड़ी सिंपल है, आज हम सब कुछ निकाल के देख लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल प्रतिरोध आपसे कई बार पूछता है कि वेरिएबल प्रतिरोध का नाम बताइए, उसका नाम होता है रियोस्टेट। क्या होता है? रियोस्टेट, या ध्यान रखना। ओके, और किसी कंडक्टर का, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, किसी का भी प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, और ये किस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है? R इक्वल टू रो एल बटाई। क्या होता है? R इक्वल टू रो एल बटाई, R इक्वल टू रो एल बटाई, यही फॉर्मूला लागू होता है। ओके, और हमेशा धारा का विरोध करता है। आगे आइए, सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन। अब क्या है बच्चा, हम उस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन किसी रेजिस्टेंस का सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, आई होप सो सभी बच्चों को पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा। तो देखिए सीरीज में कुछ नहीं होता, बस चीजों को जोड़ देते हैं, हो गया आपका सीरीज। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया कि एक समान प्रतिरोध डॉट 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 एन बार जुड़ा हुआ है, तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा? आर इंटू एन। क्या हो जाता है कि एन, मान लो एन का मतलब 10 हो गया, तो 10 इंटू एन। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो ही बहुत टाइम में खत्म होगा। चीजें एकदम फास्ट फॉरवर्ड में चलते रहना चाहिए। अब देखो कोई चीजें ऐसी है तो आप उसको समझेंगे, ये लॉजिकली है, ये प्रतिरोध है, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ से यहाँ कोई वायर शॉर्ट कर दिया तो इस प्रतिरोध का कोई मीनिंग है नहीं। तो 2 और 9, 9 2 11 7, 11 7 क्या 18 हो गया ना प्रतिरोध, है ना। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट का काउंट करते हैं, प्रभावी प्रतिरोध काउंट करते हैं, ना कि टोटल प्रतिरोध। कितना जुड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभावी इफेक्टिव प्रतिरोध बहुत मैटर करता है सर्किट का।
क्लियर है? क्लियर है? चलिए नौ पैरेलल रेजिस्टेंस में बच्चा कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। एक तो पैरेलल में आप निकालने का क्या तरीका है, जब टोटल प्रतिरोध निकालना है तो 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके भी निकालते हैं। लेकिन दो प्रतिरोध अगर पैरेलल में है, एक शानदार तो फॉर्मूला हमको हमेशा मिला हुआ है। कौन सा फॉर्मूला मिला हुआ है? रामबाण फॉर्मूला। टोटल प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध का गुणनफल बटा दोनों का जोड़, दोनों प्रतिरोध का गुणनफल बटा जोड़। क्लियर है? एकदम किसी बच्चा को रत्ती भर भी टेंशन हो रिवीजन में तो बताइए, क्योंकि रिवीजन इसी अप्रोच से करेंगे और इसमें क्वेश्चन भी आता जाएगा, उसको भी करते जाएंगे। लेकिन 8:15 बजे रात्रि का जो हमारा क्लास होगा वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूरे संपूर्ण पढ़ेंगे ताकि वहां पर कोई समस्या नहीं होगा नेक्स्ट सेशन वाला में। ओके नेक्स्ट, अगर टोटल निकालेंगे बहुत ज्यादा रहेगा प्रतिरोध तो ऐसे ऐसे करिएगा, लेकिन ऐसे करने का तरीका से बचिएगा। अगर आप देखिएगा कि 3 प्रतिरोध है, 2 समान दिया है, एक अलग दिया है, 2 का फटाक से निकाल दीजिए, 4 का निकाल दीजिएगा, 2 होगा और फिर जो बचा हुआ है उस 2 के साथ कर देंगे, 1 निकल जाएगा तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम मिल जाएगा। इसी अप्रोच को फॉलो करिएगा, है ना। नौ एक ट्रिक है कि अगर बहुत ज्यादा प्रतिरोध दिया हो और 10, 20, 30 तरीके से दिया हो तो इस ट्रिक्स को फॉलो करिएगा। हमने आपको क्या बताया है? ट्रिक्स क्या बता रखा है ऑलरेडी? ट्रिक्स क्या? तो देखिए, जब आपको समानांतर में, गुड सर गुड, ओके ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे 10, 20, 50 इस अप्रोच का दिया हो, क्या दिया हो? 10, 20, 50। अब क्या करोगे? 1/1 करोगे, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसका शानदार ट्रिक है क्या कि जब भी आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं सीधे कर दीजिए 100 में भागा। जब आपको ऐसे दिखे कि 10, 20, 30 हो, जो कि 100 का फर्क बहुत आसान मल्टीपल हो, तो देखिए 100 क्या कर दीजिए, 100 कितना भाग दे रहा है, ये 100 से गुना करेंगे कितना बचेगा? 10, क्योंकि इसको 100 पुराने के लिए 10 से गुना किए। अच्छा 20 है, 20 को 100 पुराने के लिए कितना गुना करेंगे? 5, ये 5 जोड़ दीजिए। अच्छा ये 50 है, 100 पुराने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? 2, बस 100 कर दीजिए, 10, 5, 15, 2, 17, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया ना। मत करिए 1/1 क्लियर है ना। इसी अप्रोच को फॉलो करिएगा, इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने आपको बहुत उदाहरण भी दिए, ये सब पीडीएफ मिलेगा, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, रीड आउट करिएगा। समस्या कोई नहीं होगा, समस्या होगा तो समाधान हम आपके लिए लेके फिर आ जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट है सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो दुखती रथ पे आपको हाथ यहीं पे मिल पड़ता है। ये भी बहुत बच्चों को लगता है आसान, जबकि हम थ्योरी में है तो बहुत सारी बातें करते हैं। फिलहाल अब तो इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है, अब जो है वो अपन करेंगे कवर। यहाँ पे देखिए 2 प्रतिरोध है और एक इधर है, तो ऑब्वियसली ये 2 पहले सॉल्व हो जाएगा, है ना, वो 2 पहले सॉल्व हो जाएगा और उसके सीरीज में ये है तो जुड़ जाएगा। 6 और 4 को कैसे निकालेंगे? 6 गुना 4 24, 6 4 10, 2.4 प्लस दिस 4.4। क्लियर निकलेगा कि नहीं आंसर? किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये बड़ा सिंपल तरीका है। अब आइए अब आइए अब आइए अब आइए 10 10 10, चाहे सीरीज पैरेलल में कितने भी प्रतिरोध हो, लेकिन समान वैल्यू है तो उतना बटा उतने ब्रांच को कर देना है। 2 रहता तो 10/2, 3 है तो 10/3, 4 होता है 10/4, 5 होता है 10/5, लेकिन पैरेलल में R/N होता, तो N ब्रांच होता तो R/N। कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि बहुत सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में आपस में जुड़े हैं तो उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा? R/N, R/N। क्लियर? क्लियर? एक सेकेंड, एक सेकंड लो, बोल देना चाहिए उसको, अपडेट करना था ना। एक सेकंड रुकना बच्चा। बताओ कैसे शांति से बैठ सकते हो यार, मैं उसके लिए फटाफट लगा। एक सेकंड रुकना बच्चा, एक सेकंड। ठीक है, भेज दिया है ना। चलिए अब यहाँ पे क्लियर है, सभी को क्लियर हो जाएगा, इसी अप्रोच से फॉलो करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चा।
ये सीरीज पैरेलल का मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। कई बार ऐसा सर्किट आपको देता है तो देखना, ये अगर आसानी से सॉल्व हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ब्रिज वाला कंडीशन में ऐसा प्रश्न आपको कई बार दिखेगा। क्या करोगे, इसको कभी भी सॉल्व करोगे, इधर से सीरीज नहीं जुड़ता, इधर से सीरीज में नहीं बनेगा, तो ऐसे में क्या करना है, ये आर्म ये आर्म ये आर्म ये आर्म ये बीच में बनेगा, तो जब आपको गुना करोगे 9 या 27 9 या 27 ये ब्रिज बन गया, इसका मतलब इसका नहीं होना कोई मतलब नहीं है। अगर ये नहीं है तो सर्किट देखो क्या हो गया, सर्किट क्या हो गया, 3 पैरेलल में 9 पैरेलल में क्या देगा, सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं बताइए। यहां से बताइए, इस तरीके के अप्रोच को फॉलो करिएगा। अगर दोनों अपोजिट आर्म का गुणनफल इसका 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 समान हो जाए तो ब्रिज बैलेंस होता है, और इसी स्थिति में हमारा जो है बीच वाला प्रतिरोध काम नहीं करेगा, और तब आप इस वैल्यू को निकालिए। ये देखिए यहाँ पर इस चीजों को हमने सॉल्व किया, 9 या 27 9 या 27 ब्रिज बैलेंस है। अब क्या हुआ, 9 3 आपस में सीरीज में हो गया, 9 3 आपस में ये हट गया तो ये हट गया, तो ये 9 3 आपस में सीरीज में 12, और ये कितना 9 3 12, इसका इक्विवेलेंट पेरिस कितना 6 निकला कि नहीं, निकलेगा कि नहीं 6। इसी अप्रोच को फॉलो करिएगा। सर पंजाब पीएसपी सिलेक्टेड गियर वालों के लिए ऐप से कौन सा कोर्स लें, बच्चा पीएसपीएसएल के लिए ऑलरेडी एक सेपरेट बैच है, उसको फॉलो करिए, पीएसपीएसएल का ऑलरेडी कोर्स बना हुआ है। यार तुम तो एक सेकेंड और रुकना बच्चा, एक सेकेंड। वेट 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 वेट, जा रहा है वो, ठीक है ना, जा रहा है, उसको फटाफट कर देना, ठीक है ना बच्चा। तो इस अप्रोच को फॉलो करिएगा, इस अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी बार क्यूब का क्वेश्चन पूछते हैं तो क्यूब का मतलब है कि एक क्यूब है जिसमें कितने ब्रांच होंगे, आर्म्स होंगे, 12 होंगे, कितने होंगे 12। वीडियो आवाज जा रहा है कि नहीं, वेट अ सेकेंड, आवाज आ रहा है, ठीक है। 12 आर्म्स होंगे बच्चा, 12 आर्म्स होंगे, सभी का प्रतिरोध अगर आर दे दे तो ध्यान रखना इसका आंसर 5/6 निकलता है। क्या 5r/6, अगर सबका मान बोल दे कि आर 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 है तो 5 इंटू आर इंटू 6 कर देना। अगर बोलेगा सब आर का मान 1 है तो क्या डालोगे, इस आर के जगह पे 1, तब भी आपका टोटल आर इक्विवेलेंट का मान कितना मिलेगा, 5/6, मतलब 1 से कम निकलता है, 5/6, 6/5 मत कर के आ जाना, 5/6, ठीक है, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। आइए इसी अप्रोच को फॉलो करिएगा, फटाफट आपको निकल जाएगा। 1 ओम होगा तो 5/6, अगर 5 ओम आर का मान दे दे, एक ब्रिज क्यूब में सभी का प्रतिरोध का मान 5 ओम दे दे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 25/6, कितना निकलेगा 25/6। इसी अप्रोच को फॉलो करना है फटाफट। अब देखिए आर इक्विवेलेंट में किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा, अब इसमें भी समस्या होगा तो काहे आर भी देंगे, फिलहाल तो मुश्किल है, तब तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ट्रिक्स को फॉलो करिएगा, कितने भी पैरेलल में होगा उसी ट्रिक्स को फॉलो करिएगा, आपका आंसर आता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस में किसी को कोई समस्या, मुझे नहीं लगता होना चाहिए, कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। किसी को समस्या है तो बोल दीजिए, फिर भी बाकी मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई समस्या रेजिस्टेंस में होना चाहिए। चलिए तो प्रतिरोध तो हमने देख ही लिया, प्रतिरोध हमने देखा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा इन जनरल किसी प्रतिरोध का। अब हमको कलर कोडिंग भी देखना पड़ेगा और ये वाला प्रतिरोध देख रहा है, क्योंकि ये एक रियोस्टेट होता है, ये तो हमको पता है रियोस्टेट होता है, लेकिन कलर कोडिंग से कैसे वैल्यू निकालते हैं ये आपको पता करना होगा। और R बराबर रो L/A ये कैसे होता है, हमको इस पर भी प्रश्न करने होंगे, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कंडक्टर रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले R बराबर रो L/A पे हमने क्या, अब यहां देखो हमने आपको बताया, अब ये नहीं बताएंगे कंडक्टिविटी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ये सब हिडन है, अब फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको पढ़ना है। देखिए कई बार इस प्रश्न को ऐसे एग्जाम में पूछा गया है, आर का फॉर्मूला रो L/A ना देके 1/सिग्मा है ना इंटू L/A, जहां पर ये रो इसका इनवर्स होता है, ये है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो ये क्या होता है कंडक्टिविटी, ये क्या होता है कंडक्टिविटी। ओके सो ये सारी जानकारी आपको पता है। तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, एरिया बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, रेजिस्टिविटी बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। चलिए नाउ अगर हम बात करें इस मटेरियल का रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस में प्रतिरोध कंडक्टर की लंबाई से बढ़ता है और एरिया बढ़ने से घटता है, या एरिया घटने से प्रतिरोध बढ़ता है।
ओके। नाउ एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी तार पर जितना हीट बढ़ेगा या इस तार में धारा जितना देर तक बहेगा, तो ये आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के फॉर्म में तार गर्म होता रहेगा। अगर ये तार गर्म होता रहेगा तो आपका क्या होगा, तार गर्म होता रहेगा तो बच्चा इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए मैं थोड़ा सा कम धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि लंबी क्लास चलनी होगी, और अब से तो समझो एक आगाज हो गया है, चाहे जेई का हो एएलपी का हो, सभी बच्चों के लिए आगाज हो गया है। तो पूरे दिन क्लास चल रहा है, सुबह से शाम, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड में क्लास चल रहे हैं। तो थोड़ा इसीलिए पेशेंस से, शांति से चीजों को, अस्थिर से चीजों को देखते हुए जाना है। क्या फॉर्मूला होता है, आर न्यू बराबर आर ओल्ड इंटू 1 प्लस अल्फा। तो हम एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है ताप बढ़ने से किसी कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अब आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आर न्यू बराबर क्या फॉर्मूला, आर ओल्ड इंटू 1 प्लस माइनस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। जहां पे आर नया प्रतिरोध है, आर ओल्ड ये 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन चेंज इन टेम्परेचर। कई बार अल्फा का यूनिट पूछता है तो 1/डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना। कई बार अल्फा का इकाई पूछता है तो क्या होता है 1/डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट होती है। एकदम दिमाग में छाप लेना है, एकदम दिमाग में छाप लेना है। अब इस पे डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिसिटी। अब देखो बच्चा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में थोड़ा हालांकि कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान देना चाहिए। इस पे प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछता। रेजिस्टेंस जो होता है किसी एलिमेंट का डायमेंशन पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है, ये कंडक्टर का कितना प्रतिरोध है, इसकी लंबाई, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किसी एलिमेंट के डायमेंशन पर निर्भर करता है, जबकि रेजिस्टिविटी नहीं करता। कैसे कि कॉपर का है, कोई कॉपर का बड़ा तार हो या छोटा तार हो, उसकी रेजिस्टिविटी तो फिक्स होगी, है ना। लेकिन रेजिस्टेंस, बड़ा तार है तो प्रतिरोध अलग टाइप से होगा, और छोटा तार है तो अलग टाइप से प्रतिरोध होगा। वो निर्भर करता है कि इसका एरिया क्या है और लेंथ क्या है। तो रेजिस्टेंस उसके डायमेंशन पर निर्भर करता है, मतलब लंबाई चौड़ाई एरिया पर निर्भर करता है, जबकि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का फिक्स होता है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है, ठीक है। आइए 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 आइए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई को समस्या होगा। हाँ, एक यूनिट ध्यान रखना, कंडक्टिविटी की यूनिट जो होती है सीमेंस पर मीटर होता है, ये ध्यान रखना। हम निकाल के दिखा दिए, आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। कंडक्टेंस जो होता है सीमेंस होता है। कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, कंडक्ट जी का मान जो होता है 1/r होता है। और ऐसी स्थिति में जब आप देखेंगे तो जी बराबर सीमेंस, इसका इकाई क्या होता है सीमेंस, है ना। या जी को आप लिख सकते हैं 1/ओम, महो, क्या लिख सकते हैं इसको, महो भी लिख सकते हैं। अब मोह को ही सीमेंस बोलते हैं, ठीक है। और अल्फा का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है 1/डिग्री सेल्सियस या 1/केल्विन, अगर लिखना चाहे तो 1/केल्विन या केल्विन का इनवर्स, होगा कि नहीं। आई होप सो, किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन हो गया, वही अल्फा। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इस पे कई बार प्रश्न पूछेगा, आपसे बोल देगा कि भाई पहले किसी तार का प्रतिरोध कुछ और था इतना टेम्परेचर पे, बाद में नया प्रतिरोध क्या होगा जब टेम्परेचर इतना हो गया। तो जब टेम्परेचर देखो, ये चेंज इन टेम्परेचर बताएगा कि पहले कितना था बाद में कितना हो गया, दोनों का अंतर, है ना। बाकी फॉर्मूला पे डालेंगे, सब फटाफटा खटा खटा चीजें हो जाएंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में A to Z चीजों को कराया हुआ है, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन जो है दो तरीके के यहाँ पे बनते हैं। एक आपसे बोलेगा कि किसी तार की नॉर्मली लंबाई इतना गुना चौड़ाई इतना गुना हो गया तो प्रतिरोध कितना गुना। तो एक सिंपल फॉर्मूला पे बन जाता है कि लंबाई अगर बोलेगा 4 गुना तो प्रतिरोध 4 गुना, एरिया बोलेगा आधा तो प्रतिरोध 2 गुना, है ना। इस तरीके से समझिएगा। लेकिन जब दूसरा प्रश्न एक और होता है, जब बोलेगा कोई तार को, उसी तार को खींचकर, उसी तार को स्ट्रेच कर अगर पूछ दे बच्चा, जब उसी तार को क्या कर दे स्ट्रेच करके पूछ दे, तब क्या होगा। तो जब कोई तार को स्ट्रेच करके पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, हमेशा कंडक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट पर हम प्रश्न बनाते हैं। क्या करते हैं, कंडक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो उस पर आधारित प्रश्न बनाते हैं। जैसे इसी तार को खींच दिया गया तो अब एरिया घटा, है ना, और लंबाई बढ़ा, तो आर बराबर फॉर्मूला जब देखेंगे तो रो L/A। सर लंबाई बढ़ गया और एरिया घट गया, एरिया घटने से भी प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ता है, दोनों ही कंडीशन में प्रतिरोध बहुत बढ़ेगा। तो जब तार को स्ट्रेच किया जाए तो प्रतिरोध बहुत बढ़ता है। और नॉर्मल बोले तार की लंबाई 2 गुना बढ़ गया तो प्रतिरोध 2 गुना बढ़ जाएगा, है ना। ये अप्रोच से आपको क्वेश्चन आपको हमेशा सीखना है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने करा रखा है कि नॉर्मल अगर बोले टाइप ए टाइप का, तो ये देखिए लंबाई इतना गुना हो गया डबल, तो आपका प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा। तो ये पहले 60 था, अब पहले 30 था, अब 60 हो गया, क्यों, क्योंकि सिर्फ लंबाई 2 गुना की बात किया, खींचने की बात नहीं किया। अब आइए अगले टाइप के प्रश्न,
यहां पर बोलेगा कि टाइम खींच कर कितना गुना कर दिया, सर खींच कर 4 गुना कर दिया। ऐसी स्थिति में पहले जितना था उसमें उतना गुना का स्क्वायर कर देना है। जैसे इसमें 12 दिया है ना, तो 12 पहले का प्रतिरोध होगा। एक कंडक्टर है में रेजिस्टेंस 12 ओम, एक कंडक्टर का प्रतिरोध कितना है 12 ओम। अब इसका प्रतिरोध इसको स्ट्रेच किया गया 4 गुना से, कितना खींचा गया 4 गुना से। सर जब इसको 4 गुना से खींच दिया गया ना, तो इसका जो प्रतिरोध होगा नया, क्या होता है फॉर्मूला, आर न्यू बराबर पहले का जो प्रतिरोध था उनटू कितना गुना खींचा गया उसका प्रतिरोध, 4 गुना खींचा गया, 4 चौका 16 इंटू 12, 196। क्लियर। और इसी अप्रोच से आपको पढ़ना होगा। दो तरह के प्रतिरोध से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको प्रतिरोध वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। 9, अब रही बात कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कलर कोडिंग में आपको चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए आज थोड़ा सेशन, चूंकि पहले दिन है, फटाफट हमने सेशन को शेड्यूल कर दिया है, तो आपको उसी अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा उतनी रफ्तार हमारी और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बच्चा अभी है जो धीरे धीरे जुड़ ही रहा। इस सेशन में बहुत बच्चा लगातार जुड़ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जब बच्चा जुड़ेगा तो उसके लिए और बेनिफिट होगा। देखिए जब आप कलर कोडिंग का वैल्यू निकालते हैं तो कई बार होता है 3 बेंड का, 4 बेंड का, 5 बेंड का, 6 बेंड का, अलग अलग बेंडों पर निर्भर करता है। जैसे कि 4 बेंड कलर में, तो 4 बेंड मतलब 4 कलर की बात करेगा। तो यहाँ पर जब किसी का कलर कोडिंग हम निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट बेंड डिजिट में कौन सा है। ये एक आपको पता है ग्रेट ब्रिटेन वाला ट्रिक्स पता होना चाहिए। फर्स्ट बिट पहला जो बेंड है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। सेकेंड बेंड भी होता है, तो जैसे इसको मतलब समझिए 4 है, 1 2 4 बेंड है। एक कोई कलर कोडिंग रेजिस्टेंस उसमें 4 बेंड है। तो जब पहला कलर होगा, जो भी पहला कलर होगा वो डिजिट में देंगे। जैसे इसका मान 1, जो कोई भी कलर होगा, जैसे ब्राउन लिखा हुआ है 1 लिए। दूसरा जो कलर होगा, दूसरा यहाँ का कलर होगा दूसरा पोजीशन में, उसको भी डिजिट लेंगे। मान लो उसके बाद देगा यहाँ पे पहला मैंने 1 लिखा, क्या 1 में क्या लिखा हमने ब्राउन, ब्राउन। दूसरा हम ले रहे रेड, दूसरा ले रहे रेड, तो रेड का डिजिट आएगा क्या 2, रेड का डिजिट क्या आएगा 2, तो यहाँ 1 और 2 लिखाया। तीसरा जो पॉइंट आता है ना 4 बेंड में, वो होता है मल्टीप्लाई का। ये क्या करेंगे गुना, तो गुना करना है 10 पे पावर। अच्छा मान लो यहाँ पे कलर होता, तीसरा वाले का कलर ऐसा होता, तीसरे वाले कलर मान लो मैं कहता हूँ ग्रीन होगा, क्या लिखा होता है ग्रीन, तो बच्चा 10 टू द पावर, ये ग्रीन का देखिए 5, कितना हो जाता 5। अब यहाँ पे टॉलरेंस सेंसिटिविटी मान लो लिखा होता गोल्ड, मतलब 4 बेंड में 4 चीज लिखा रहेगा, 4 कलर होगा बच्चा, कहीं लिखा रहेगा ब्राउन, कहीं लिखा रहेगा रेड, कहीं ग्रीन, और एक रहेगा गोल्ड। तो गोल्ड टॉलरेंस होता है उसके अंदर। तो गोल्ड का टॉलरेंस कभी भी देखेंगे तो प्लस माइनस कितना होता है 5%। तो प्लस माइनस 5%, ये आपका आंसर हो गया। 1 2 पहला दूसरा का डिजिट रहता है, तीसरा का मल्टीप्लायर रहता है, और नेक्स्ट का टॉलरेंस रहता है। और इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये ध्यान रखना, ये 4 बेंड का ले लिया मैंने, 4 बेंड का टेबल रहेगा। इस बार 5 बेंड में, 5 बेंड में भी पहला डिजिट रहेगा, दूसरा का डिजिट रहेगा, तीसरा भी डिजिट रहेगा, चौथा मल्टीप्लायर होगा, और पांचवा टॉलरेंस रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार सिर्फ आपको पूछ देता है गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा प्लस माइनस 5%। कई बार आपसे पूछता है सिल्वर का टॉलरेंस कितना होगा, प्लस माइनस 10%। और कभी पूछेगा कि कोई नो कलर है ना, कई बार आपसे पूछता है नो कलर होगा, यानी चौथा बेंड या आखिरी बेंड में नो कलर है, तो कोई कलर नहीं है, तो बताइए उसको क्या लेकर चलना पड़ेगा, प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस। ये सभी बच्चा को ध्यान दें, प्लस माइनस 20%। अगर कोई नो टॉलरेंस रहता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है नो टॉलरेंस के कितना, प्लस माइनस 20%। क्लियर। गोल्ड के लिए कितना, प्लस माइनस 5%, ये थ्योरी में डायरेक्ट पूछता है। सिल्वर के लिए कितना, प्लस माइनस 10%। बाकी 5 बेंड रहे तो 3 वो होगा सिग्निफिकेंट, एक मल्टीप्लायर, एक टॉलरेंस। सिमिलरली 6 के लिए भी 3 रहेगा, ये एक मल्टीप्लायर, नेक्स्ट बेंड, और एक होता है बच्चा टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला टर्मिनोलॉजी जोड़ता है। बाकी 6 तक नहीं पूछता, पूछेगा तो 4 और 5 का ही पूछेगा, पूछेगा तो 4 और 5 का ही पूछेगा। सभी बच्चे को क्लियर होना चाहिए। अब एक उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपका काम हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के लिए कहता है कि एक रेड है, एक येलो है। अब यहाँ पे कलर में थोड़ा सा 19-20 देखने में लग सकता है, एग्जाम में तो इसके नाम लिख देगा, यहाँ पे क्या करेगा आपको नाम लिख देगा।
तो यहाँ मान लो लाल है, पीला दिख रहा है, येलो ऑरेंज दिख रहा है, और कोई और कलर होगा, गोल्ड कलर दिख रहा है। तो कितनी पट्टी हो गई? 4 बैंड। सर कितनी पट्टी हो गई? 4 बैंड। 4 बैंड में क्या क्या होता है? 2 का डिजिट लेते हैं, तीसरे मल्टीप्लायर हो जाता है, चौथा टॉलरेंस होता है। मान लो इसको अगर गोल्ड बोला है, प्लस माइनस 5% ले लिया लास्ट वाले का, ये रेड माना, तो रेड का कौन सा होता है? 2। अब इसका भी ट्रिक है याद करने का, मैं अभी बता देता हूँ। बीबीजी और वाला है ना, ग्रेट ब्रिटेन वाला, वेरी गुड वाइफ। और दूसरा अगर मान लो इसको कौन सा कलर, इसने मान लो 4 लिया है, तो जरूर इसको क्या लिया है? येलो कलर। येलो लिया है तो ये 2 और 4 डिजिट लिखा गया, 24 लिखा गया। उसके बाद जो तीसरा बैंड होगा वो गुना में होगा। अच्छा, ये कलर कौन सा है? यही मानेगा। अगर 10 पावर 3 दिया है तो ये कह रहा है ऑरेंज कलर है। ये क्या है? ऑरेंज कलर। देखिए ऑरेंज कलर का 10 पावर 3 इंटू प्लस माइनस 5 गोल्ड के लिए ले लिया, हो गया ना। अब देखो 24 गुना 1000, 24 के लिख दिया है कि नहीं, और प्लस माइनस 1.2 के। अब बहुत बच्चा को ये नहीं समझ में आएगा, अब ये देख लीजिए 5% है। कितना है जी बच्चा? 5%। प्लस माइनस टॉलरेंस कितना? 5%। सर प्लस माइनस 5% में ये 1.2 के कैसे लिख दिया? तो बच्चा देखो 5% मतलब 100 में 5, 5% मतलब 100 में 5, टोटल कितना किलो ओम है? 2.4। तो कितना हो गया? 24 गुना ज्यादा। कितना हो गया बच्चा बताओ? अगर टोटल 2400 गुना ज्यादा हो गया ना, 100 में 5, तो टोटल 2400, 1000 में कितना? सर 24,000 में 240 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा? 240 गुना ज्यादा। तो अगर इसका परसेंटेज हटा के वैल्यू लिखना चाहेंगे तो वैल्यू लिखाएगा ना, 5 गुना 240, क्योंकि 100 से कितना गुना ज्यादा हो गया? ये 100 में है 5, तो भाई 24,000 में कितना होगा? आप ही बताओ। सर ये तो इसका कितना गुना हो गया? 24, 240 गुना ज्यादा। अब इसको करिए, ये देगा 1200, यानी 1.2 के ओम। क्लियर है बच्चा? तो आपको कहीं घबराना नहीं है, एकदम पेशेंस के साथ चीजों को करिएगा, आपका काम हो जाएगा। कलर कोडिंग में किसी को कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है, आपको करा दिया क्वेश्चन, कलर कोडिंग के अप्रोच को प्रॉपर वे में समझिएगा, आपका काम हो जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसका रटने का ट्रिक क्या है? ये रटने का ट्रिक है, आपको जो कलर कोडिंग में याद नहीं होगा किसका पोजीशन कौन होगा, ब्लैक का 0 है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज का, ये आपको रटने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिक का फॉलो करना पड़ेगा। क्या ट्रिक है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या क्या है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। और इस तरीके से आप कलर को याद रखेंगे, जैसे बी से ब्लैक हो गया, बी से ब्राउन हो गया, आर से रेड हो गया, है ना, ओ से क्या हो गया? आर से रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, गी से हो गया ना। उसके बाद बच्चा यहाँ पे एक चीज और मिस्टेक है ना, वेरी ग्रेट ब्रिटेन, ओ से ऑरेंज हो गया, वाई से येलो हो गया, है ना, वाई से येलो हो गया, जी से ग्रीन हो गया, है ना। चलिए ब्रिटेन, बी से ब्लू हो गया, वी से वायलेट हो गया, है ना। चलिए जी से अब एक और, जी से यहाँ पे नहीं, एक और कलर आएगा, बताइए कौन सा रहेगा? यहाँ पे एक चीज जी से जो मिस्टेक है, जी का कलर कौन सा रहता है, कोई बता सकता है? स्क्रीन हाइड हो रहा है पिछला वाला, दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा बच्चा? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा बच्चा बताइए? स्क्रीन हाइड कैसे हो जाएगा? ये लो, ग्रे होगा, बिल्कुल। एक बालक ने सही जवाब दिया, यहां पर ऑलरेडी ग्रीन है तो एक ग्रे होगा, एक कलर क्या होगा? ग्रे। यहां से भी मिला लीजिए, है ना। यहाँ देखिए ग्रीन का कलर कितना है? 5, और एक होगा ग्रे जिसका कलर क्या है? 8। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना, ये क्या है? ग्रे होगा। यहाँ पे ग्रे का पोजीशन क्या होता है? 8। क्लियर है? क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा। सभी को क्लियर होगा कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताना, बोलिए। चलिए बच्चा, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रतिरोध, आपको पता है प्रतिरोधी सेशन चल रहा था, प्रतिरोध में फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रतिरोध में हम फिर आगे, अच्छा ये रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया, ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली है ना, रिपीट हो गया ना, वही चीज रिपीट हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।
आगे बढ़िए, ये चीज रिपीट हो गया, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ, ये है आपके लिए, ये सभी बच्चों को जोड़िएगा, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड बैच में हमारा टारगेट है 1 महीना में संपूर्ण चीजों को कवर कर देने की। इन बातों का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इस फास्ट रिवीजन बैच में संपूर्ण थ्योरी का एकदम रिवीजन हो जाएगा पूरा BEE, और इसमें MCQ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आप लगातार लगाते रहेंगे। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए। सबसे बेहतरीन बैच है, सभी बच्चों को सेशन में जोड़ के जरूर आप लोग करिएगा चीजों को आगे। नौ, टाइप्स ऑफ मटेरियल। आपको कई बार क्या पढ़ना पड़ता है बच्चा, टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल के कितने प्रकार सर, जिसमें हमारा धारा बह जाए वो कंडक्टर, जिसमें धुकुर धुकुर बहे कभी नहीं बहे सेमीकंडक्टर, और जिसमें एकदम में ना बहे इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रिकल के आधार पे, बेस्ड ऑन कंडक्टर कंडक्शन, चालन के आधार पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। सर इससे प्रश्न कहाँ पे पूछा जाता है और किस टाइप के प्रश्न होते हैं, आइए हम कहते हैं, आइए हम बताते हैं क्या है। ओके, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। ओके, चलिए आइए बच्चा देखिए, गोल्ड सिल्वर ये सब तो हो गया हमारा क्या, कंडक्टर। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या हो गया, अर्ध अर्धचालक। इंसुलेटर में क्या हो गया, वुड लकड़ी, ग्लास, प्लास्टिक, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब एग्जाम में क्या पूछता है, पीटीसी एनटीसी। तो देखिए पीटीसी का मतलब होता है जिसके टेम्परेचर बढ़ाने से ताप बढ़े, उसको पीटीसी बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जिसके टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस का मान घटता है उसको बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब जैसे कि यहाँ पर अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी यानी यहाँ बच्चा हम ये कह सकते हैं, ताप बढ़ने से इसका प्रतिरोध क्या करेगा, अगर बढ़ेगा है ना, तो उसको बोलते हैं पीटीसी, और एक होता है एनटीसी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध, टेम्परेचर के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, देखिए टीए लिखा गया था। और यहाँ पे ताप बढ़ने से इसका प्रतिरोध घटता है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ने से इसका प्रतिरोध क्या करता है ना, इसके बढ़ने से घटता है। तो इसको सबको बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसका किसका होता है, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। इसका क्या होता है, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बिल्कुल एनर्जी बैंड गैप पर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे एनर्जी बैंड गैप। ये लीजिए, आपने क्वेरी किया, कशीम, और आपके लिए हाजिर है दीपक, राहुल, है ना, प्रिया रानी, क्या चल रहा है, बातें, बीच बीच में कमेंट आ रहा है प्रिया रानी का। चलिए आइए, अब मैं यहाँ पे बात करता हूं, है ना, एनर्जी बैंड गैप का। एनर्जी गैप बैंड गैप है। अब देखो ये क्लास कितना इंटरेक्टिव होगा, बड़ा कंसेंट्रेटेड वे में आपकी जो क्वेरी होगी हम आसानी से पूछ पाएंगे। वरना यही चीज हम अगर नॉर्मली जनरली यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देते फास्ट रिवीजन बैच, बड़ा समस्या होता, कोई कुछ पूछता, कोई पूछ लेता मोटर में एक्साइटेशन क्या होता है बोलो, वो भी नहीं पढ़ रहा है, मेरा भी दिमाग चकरा रहा है, तो बड़ी टाइम लग जाता है। ऐसी स्थिति के लिए हमने ये बैच दिया आप लोग के लिए, है ना। पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़िए, कहीं कोई समस्या हो फटाक से कमेंट मार दीजिए। उम्मीद करते हैं कि कमेंट की जरूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हम फटाफट चीजों को पढ़े हुए फटाफट आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप रह जाता है उसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में जाने के लिए जितनी ऊर्जा लेता है उसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कंडक्शन बैंड में जो होता है, उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो किसी कंडक्टर के लिए जो होता है वो आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का भागना, कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, फटाफट भागेगा। तो एक कंडक्टर में जो होता है, मान लो लोहा है, लोहा में देखते हो फटाक से इलेक्ट्रिसिटी दोगे, फटाक से करंट भाग रहा है, उसमें कोई बस थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, काम खत्म। तो इसमें पूछता है कि कंडक्टर में बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने के लिए कितना बैंड एनर्जी बैंड गैप चाहिए, ये एक ऊर्जा का इकाई मापक है। एनर्जी बैंड गैप इज अ मापक ऑफ एनर्जी, एनर्जी को मापता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो पूछता है कि कंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 0। एक इसके लिए कितना होता है, सेमीकंडक्टर के लिए 1, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में कनिए एनर्जी दोगे ना या कनिए वोल्टेज दोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ज्यादा दोगे तो फ्लो होने लगता, तो बीच वाला काम हो गया। इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, 1। अच्छा, बहुत बार प्रश्न ये पूछा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, दिमाग में रख लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इन जूल 1.6 क्रॉस 10 पर माइनस 19 कूलम जूल। किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 जूल। अच्छा, ये डाटा कहाँ पढ़े हैं सर, ये पढ़े हैं
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर पड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 cos 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। यहाँ जूल दिमाग में रख लेना। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जूल के टर्म में होता है 1.6 cos 10⁻19। क्लियर है। अब आपको पूछता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इंसुलेटर में कितना गैप होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई बार पूछेगा 9 होता है क्या, बिल्कुल 5, 9 उससे ज्यादा जो भी हो जाए, 8, 10, 12 सब होता है एनर्जी किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अंशुमान, एकदम जम के लग जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। दबा के हम पूरा रिवाइज करा देंगे और दबा के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आज चूंकि सुबह से पहली बार, सुबह से नॉन स्टॉप क्लास चल रहा है, सुबह से, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आज लग रहा है कि हाँ, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर अब एनर्जेटिक चीजें को लेने की जरूरत है। हाँ, बीच में थोड़ा इशू भी हो गया था भागदौड़ का ज्यादा, प्रॉपर लेके अरेंज करेंगे। अब हर दिन आप ही लोग क्लास, 7 क्लास में रहना है पूरे दिन। आईटीआई और जेई 30 दिन में दिन रात एक कर देंगे, आपके लिए क्लास के लिए बैठे रहेंगे। दबा के पढ़िए, यहाँ शांति से पढ़ा जाता है। ठीक है ना। अब आइए, इसके लिए 5 से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8, 5 से ऊपर कुछ भी होगा वो आपका काम कर जाएगा। ठीक है। तो ये रहा अभी किसके बारे में, हमने एक पार्ट पढ़ा है। ये क्या करा, एक पार्ट पढ़ा है बच्चा। तो इसको हम सेव कर दें, वेट अभी और पढ़ेंगे, वेट अभी और पढ़ेंगे। चलिए इसी ड्राइव में अगर सेव कर दे तो क्या बुराई है, इसी ड्राइव में अगर सेव कर दे तो क्या बुराई है। वेट वेट अभी दूसरा आएगा, नेक्स्ट पार्ट और आएगा इसका, तो रिवाइज करके निकालना है। एकदम बेसिक वाले चीजों को हम खत्म कर देंगे। आइए देखिए कितना पेज हो गया, ओहो। देखिए 70 पेज पढ़ने के लिए कम से कम 5-10 दिन चाहिए, है ना। और देखिए किस तरीके से चीजों को हमने कवर कर लिया है। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यही लिख के पढ़ाते कितना समय वेस्ट होता, अब बताओ कितना समय चला जाता। इसलिए प्रॉपर कंटेंट बना हुआ, इस पे हम काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर फास्ट फॉरवर्डिंग मोड में करना है तो ए टू जेड चीज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। फटाफट सेव हो जाओ, फटाफट इसमें सेव हो जाओ ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं। इट इज नियर टू कंप्लीसिंग। और किसी बच्चा को कोई समस्या है, क्लास कब स्टार्ट चल रहा है, मुमताज। पीडीएफ प्रिंट होगा, बिल्कुल पीडीएफ प्रिंट हो जाएगा, एकदम कर सकते हैं। लेकिन इतना फास्ट फॉरवर्डिंग मोड में प्रिंट क्यों करना, अब तो गोली की रफ्तार से आगे बढ़ना है कि नहीं। फास्ट फॉरवर्ड मोड में इतना प्रिंट क्यों करना है, अब तो गोली की रफ्तार से चलेगा, है कि नहीं। गोली की रफ्तार से ये चीजें चलनी है। ठीक है ना। चलिए, तो ये एक हिस्सा हमारा क्या हुआ, अभी कंप्लीट हुआ है। अभी दूसरा हिस्सा और चलेगा इसमें। इंपोर्ट कर लेते हैं हम उसको, अगला, वेट वेट चलिए अब दूसरा हिस्सा हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये एसी एनडीसी कहां से आ गया, अच्छा किरचॉफ्स लॉ आ गए क्या, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप का सारा कहानी खत्म। देखिए एनर्जी बैंड गैप वाली चीजें आपको, हमको नहीं लगता आप किसी को समस्या रहेगा। अब आइए इंसुलेटर रिपीट कर दीजिए। बच्चा कह रहा है कि इंसुलेटर रिपीट कर दीजिए। बच्चा इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप होता है। इसमें इतना ज्यादा होता है कि 5, मतलब इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी कि एक बैंड से दूसरे बैंड गैप में एनर्जी, एक बैंड से दूसरे बैंड में जाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। मतलब आप चाहे तो एक लकड़ी में भी या हवा में भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा सकते हैं। उसके लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होगी। जैसे कि आप स्पार्किंग देखते हो ना, जब 2 तार में हाई पोटेंशियल होता है तब हवा से ही, हवा को ही जला के इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है। तो इंसुलेटर में भी हम धारा बहा सकते हैं, पूरी बहा सकते हैं, लेकिन बहुत ऊर्जा की जरूरत होगी। लेकिन कम ऊर्जा में इंसुलेटर में कभी कंडक्टिविटी नहीं आ सकता। क्लियर है, क्लियर है मुमताज जी, क्लियर है एकदम। सौरभ, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शानदार शानदार, बहुत अच्छा लगा सबको देख के। ठीक है, चलिए
अब है एसी एंड डीसी की बात कर रहा है। कुछ बेसिक जानकारी हम एसी और डीसी के लिए करते हैं। देखिए डीसी में क्या करना, सब करंट वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होता है कि नहीं, है ना। जबकि एसी की बात करेंगे तो एसी में ये एसी डीसी फंडामेंटल का, ऐसा नहीं कि एसी सर्किट पे आ गया, नहीं, ये फंडामेंटल का है, उसमें नेटवर्क में हम जाएंगे। एसी के लिए होता है क्या, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ये आपको कुछ चीजों को समझने के लिए बताया गया था, है ना। ये इसमें मैक्सिमम होता है, इसका आरएमएस यहाँ पे होता है। अच्छा, एसी के अंदर एक बेसिक जानकारी आपको ये समझ लेना है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होता है Vm, आरएमएस वैल्यू कितना होता है अपने मैक्सिमम का 0.707 इंटू Vm। अच्छा, इसका एवरेज अगर निकाले तो 0.637 इंटू Vm होता है कि नहीं, है ना। ये देखिए आरएमएस इतना परसेंट, ये इतना, है ना। अच्छा, इसकी यहाँ से यहाँ इसके क्या होता है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, और आवर्तकाल का उल्टा कौन होता है, फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल का उल्टा कौन होता है, फ्रीक्वेंसी। कुछ बेसिक जानकारी है। अच्छा, एसी में करंट वोल्टेज फ्लक्स सब क्या होता है, साइनसोइडल। डीसी में करंट वोल्टेज फ्लक्स सब क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। एक बेसिक सी जानकारी है। अच्छा, एसी का एवरेज वैल्यू होता है 0, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है, 0, लेकिन किसके लिए, फॉर साइनसोइडल वेव। और यहाँ जो बताया गया एवरेज वैल्यू वो क्या है, 0.637, ये किसके लिए है, फॉर रेक्टिफाइड वैल्यू। सबको इस वेव को एक रेक्टिफायर से गुजारेंगे, तब जो सब रेक्टिफाई होकर आएगा ऐसा, और उसका जो औसत निकालेंगे बच्चा, वही एवरेज वैल्यू ये कहलाता है। तो दोनों एवरेज वैल्यू अलग अलग होता है। एसी के अंदर एक होता है नॉर्मल एसी का साइनसोइडल वेव का एवरेज हमेशा क्या होता है, 0, साइनसोइडल वेव का एवरेज हमेशा 0 होता है। जबकि किसी एसी वेव का अगर इन टर्म्स ऑफ इस तरीके से पूछे 0.637 कि एसी को किसी रेक्टिफायर से गुजारेंगे, तो जो नेगेटिव है सब प्लस में चला जाएगा, जब सब प्लस में जाएगा तो उसका औसत निकल जाएगा, और उसका जो औसत निकलता है वो किस फॉर्मूला से निकलता है, वी एवरेज। एसी में वो फॉर्मूला होता है 2Vm बटा पाई, या करंट के टर्म में 2Im बटा पाई, किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर। आगे पढ़ेंगे, है ना। यस 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 मुमताज, ओके ठीक है। सौरभ बहुत बढ़िया, दिलीप, राहुल जी बहुत बढ़िया, राहुल जी क्लास चल रहा है 2:15 से, ठीक है ना, 2:15 क्लास आपका चल रहा है। चलिए, केसीएल केवीएल किरचॉफ्स लॉ फटाफट आइए। केसीएल केवीएल में क्या करना है सर, केसीएल केवीएल तो कहता है कुछ नहीं, जितना पानी भेजेंगे उतना निकलेगा, है कि नहीं। जितना चॉकलेट किसी को देंगे उतना निकलेगा। वो बात अलग है, खा ही लिया तो फिर दोनों खा के और जो साथ में लेके गया वो सब टोटल दिए हुए के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। अब सिंपल समझना है, क्या समझना है, -5J, तब देन एंगल फाइंड। अरे यार आगे पढ़ाएंगे ना, सब चीज एसी में होगा। -J किसको दिखाता है, J दिखाता है 90 डिग्री को, -J 270 डिग्री को, है कि नहीं। आइए चर्चा करते हैं पहले किरचॉफ्स केसीएल। देखिए केसीएल से क्या प्रश्न पूछता है, क्या बड़े सिंपल से होता है, कहता है जितना किसी ब्रांच में आएगा उतना ही जाएगा, या फिर किसी में जितना आया और जितना जाया सबका अलजेब्रिक सम करेंगे तो 0 होगा। दो स्थिति, टोटल आने वाला टोटल जाने वाला के बराबर, या फिर उसका अलजेब्रिक सम किसी बिंदु पर 0 होगा, जितना आया और जितना जाने वाले डायरेक्शन को ध्यान लेंगे तो उसका अलजेब्रिक 0 होता है कि नहीं। अब आइए, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता क्या है, एग्जाम में आपको ये पूछता है केसीएल कहां कहां लागू होता है। अच्छा, नोड किसको बोलते हैं, 2 और मोर देन ब्रांच कनेक्टेड किसी पॉइंट पर होता है तो उसको नोड बोलते हैं। जंक्शन 3 या 3 से ज्यादा अधिक, जो नोड कहलाएगा किसी भी दो को, इसको नोड बोलेंगे, इसको नोड बोलेंगे, इसको भी नोड बोलेंगे, है इसको भी नोड, इसको भी नोड, इसको भी नोड। तो 2 या 2 से अधिक वाले को नोड बोलते हैं। लेकिन 3 या 3 से ज्यादा, जैसे इसी को जंक्शन बोलेंगे, इसी को जंक्शन बोलेंगे, ये जंक्शन नहीं होगा, ये नोड हो सकता है, जंक्शन नहीं। तो कई बार प्रश्न पूछेंगे सभी नोड क्या जंक्शन होंगे, सभी नोड क्या जंक्शन होंगे, हाँ एकदम। सभी नोड जंक्शन होंगे, नहीं सभी नोड जंक्शन नहीं होंगे, लेकिन सभी जंक्शन नोड होंगे, एकदम होगा। क्लियर है, अब बच्चा क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। आइए, केसीएल, ये प्रश्न पूछा जाता है केसीएल कहां लागू होता है, ये महत्वपूर्ण है ना। बाद में क्लास को देख सकते हैं, एकदम देख सकते हैं, सुमान कुशवाहा जी एकदम देख सकते हैं। फटाफट जुड़े रहिए, आपको चीजें क्रैक तो होगी ही, बस लगा रहिए। इट इज एप्लीकेबल इन लम्प्ड सर्किट, है ना। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम एक यूट्यूब पर भी दे देंगे, सिर्फ एक क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे आप सभी को, ताकि चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना। बाकी सभी क्लास आपके प्राइवेट एप्लीकेशन पर ही रहेगा ये ना। आइए, इट इज एप्लीकेबल इन लम्प्ड सर्किट, ध्यान रखिएगा। केसीएल कहां कहां लागू होता है, लम्प्ड सर्किट उसको बोलते हैं जो फिजिकल सर्किट होता है, यहीं से प्रश्न पूछता है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में कभी लागू नहीं होता। 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तीसरा है
कि केसीएल ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट, आपका इंडक्टर है कैपेसिटर है किसी पे इस पे निर्भर नहीं करता, सर्किट का नेचर लीनियर है नॉन लीनियर इस पे निर्भर नहीं करता, केसीएल हर जगह लग जाएगा। अच्छा इट यह किसको फॉलो करता है, इट फॉलो लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन रूल, यह किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है, यह किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। तो बच्चा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है। तो क्योंकि जितना देखो करंट जितना आएगा उतना ही जाएगा, तो मतलब चार्ज भी जितना आएगा उतना ही जाएगा। मान लो टोटल 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो 20 इधर गया तो 80 इधर जाएगा, ऐसा नहीं कि 100 है 20 इधर गया तो इधर 10 से चला जाएगा 30 से चला जाएगा ना, 20 हवा में नहीं उड़ जाएगा, है ना। टोटल कॉम्बिनेशन तो चार्ज कंजर्व हुआ ना, जितना आया उतना गया, उसी को तो कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यह फॉलो करता है किसको, चार्ज कंजर्वेशन को। और यही केवीएल में थोड़ा सा अंतर होता है, आगे हम आपको पढ़ाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। केवीएल के अंदर, केवीएल भी किसको कहते हैं, किसी केवीएल किसको बोलते हैं, किसी लूप का जो होता है वो उसमें वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है। अच्छा केवीएल को बोलते हैं, केवीएल का इसको बोलते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, याद रखना सेकंड लॉ भी बोलते हैं, है ना। केवीएल को ये देखो यहां लिख दिया हूं ना, किरचॉफ्स को ही केवीएल को ही किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहते हैं। जबकि अगर आप बात करेंगे ना केसीएल को, तो केसीएल को किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ कहलाता है किरचॉफ्स को। केसीएल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स को क्या बोलते हैं बच्चा, केसीएल को फर्स्ट लॉ। ये देखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नो केवीएल, इसको ये सेकंड लॉ बोलते हैं किरचॉफ्स का। नो केवीएल क्या है, किसी लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0। किसी लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0। नो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चा देखिएगा अलजेब्रिक सम जो है हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन जहां से पूछता है वो उसकी बात कर लेते हैं ना, क्वेश्चन जहां पे बात कर लेते हैं। आइए ये तो है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं बैटरी वाला में, ये सब पीडीएफ मिल जाएगा, आप प्रॉपर इसको कर लेंगे। ओके यहाँ पर आइए पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करंट ऑलवेज क्लोज लूप पाथ, कोई इसका कोई मतलब नहीं अभी फिलहाल। हाँ यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ देगा केसीएल कहाँ का एप्लीकेबल होता है, ये भी लम्प्ड सर्किट में एप्लीकेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में एप्लीकेबल होता है। यह किसी एलिमेंट के नेचर पर निर्भर नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करता। और दूसरा इट ओबे, केसीएल और केवीएल में बस यही अंतर है, केसीएल चार्ज को कंजर्व रखता है जबकि वोल्टेज के टर्म में इट ओबे एनर्जी कंजर्वेशन। केवीएल वोल्टेज केवीएल के अंदर क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, और केसीएल के अंदर चार्ज कंजर्व होता है। बाकी केसीएल केवीएल सेम था, केसीएल के अंदर भी यही था, केवीएल के अंदर भी यही था, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत शानदार, बहुत बच्चे लगातार जुड़ चुके हैं, शानदार सब बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए सोर्स वोल्टेज, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स बाय यूजिंग केसीएल। अच्छा करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, अब ये न्यूमेरिकल पार्ट है, और न्यूमेरिकल में अभी देखेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत डेप्थ में जाना पड़ जाएगा। फिलहाल एक चीज समझ लीजिए, सोर्स दो प्रकार के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट में भी आइडियल करंट सोर्स हो सकता है, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट में भी आइडियल हो सकता है, प्रैक्टिकल। आइडियल में ऐसा करंट सोर्स जिसमें इनफाइनाइट प्रतिरोध हो, इसका प्रतिरोध क्या होता है, इनफाइनाइट। जबकि प्रैक्टिकल में कोई करंट सोर्स होगा तो उसके लिए प्रतिरोध बोलेंगे वेरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई चीज बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, उसको माप लेंगे, लेकिन आइडियली बोलेंगे इनफाइनाइट, जिसको मापा नहीं जा सकता। अच्छा अगर इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आइडियली 0, जबकि प्रैक्टिकली में उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत लो, कम, है कि नहीं, कम होना चाहिए, ठीक है। अब आइए ये है डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये देखिए इसके अंदर में जो होगा वही उसका सोर्स होता है। ये वोल्टेज जैसा दिख रहा है तो वोल्टेज सोर्स, ये भी क्या वोल्टेज सोर्स, लेकिन किस पे निर्भर कर रहा है, किसी अदर एलिमेंट के करंट पर। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर है, इस नाम से जानते हैं सब चीजों को। आगे बढ़िए, ये सब पे कुछ नहीं, आदर्श में किसका प्रतिरोध क्या होता है सभी बच्चों को पता है। आइडियल करंट सोर्स का प्रतिरोध, आइडियल करंट सोर्स का प्रतिरोध सभी बच्चे को कमेंट आना चाहिए, आइडियल करंट सोर्स का प्रतिरोध क्या होता है, गोली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए। आइडियल करंट सोर्स का प्रतिरोध क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स का प्रतिरोध क्या होता है बच्चा, फटाफट कितने बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आंसर की भरमार, इन्फिनाइट। शीतल रॉय 0 लिख दिया है ना,
जीतल लिख दिया, सुमंता जीरो लिख दोगे, कैसे तैयारी होगा आरआरबी का बताओ? फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, हमको सब कुछ पता होना चाहिए। जीरो कभी होगा? आइडियल करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, तो करंट सोर्स में इनफाइनाइट प्रतिरोध होता है। आइडियल में देखिए बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, इनफाइनाइट। जबकि प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा। जबकि एक वोल्टेज सोर्स की बात करें तो इसका आंतरिक प्रतिरोध आइडियली जीरो होता है, और प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत ज्यादा, मतलब प्रैक्टिकल बात करें तो लो होता है, इसका प्रैक्टिकली बात करें तो लो होता है। बाकी अलग अलग तरीके से चीजों को समझाएं। और यही पूछता आमीटर और वोल्टमीटर, तो आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जीरो होता है, क्यों? क्योंकि उससे धारा गुजरेगा तभी ना मापेगा जी, धारा कम गुजरेगा तो कैसे मापेगा? तो आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जीरो, लेकिन वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट, है ना। ये चीजें आपको समझनी होगी। प्रैक्टिकल आइडियल सोर्स, करंट सोर्स, ये प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया, ए टू जेड चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ एप्लीकेशन ऑफ करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कैसे अप्लाई करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल की बात है, न्यूमेरिकल को तो हमारा शाम में के प्रैक्टिस में न्यूमेरिकल रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे, वो तो हम करेंगे ही, ठीक है ना। वो तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट अपन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़िए। न्यूमेरिकल वाला हिस्सा में तो अपन न्यूमेरिकल करेंगे ही करेंगे। आगे आइए बच्चा, आगे आइए, आगे आइए। सोर्स वोल्टेज करंट सोर्स, ये तो है, वोल्टेज को जोड़ना है, कैसे कैसे वोल्टेज को जोड़ते हैं, बेसिक चीजें हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चा? अब ओम्स लॉ में कुछ रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एक चीज ध्यान रखना, किसी एलिमेंट पर हमेशा लगता है, सोर्स वाला पे नहीं। ओम्स लॉ एलिमेंट पे, यानी किसी एलिमेंट में, ये जो एलिमेंट है और इसे सोर्स कनेक्ट है, यहाँ की बात मत करिएगा। यहाँ वोल्टेज है तो इसमें ओम्स लॉ नहीं लगता। ओम्स लॉ कहाँ लगता है सर? इसी का प्रतिरोध, इसी में बहने वाला धारा और इसी में वोल्टेज ड्रॉप पे लागू होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो कहता है वो I इंटू आर होता है, यानी यही का वोल्टेज, यही का प्रतिरोध, यही का। ऐसा नहीं बहुत बच्चा क्या ले लेगा, ये वोल्टेज कहेगा V बराबर I इंटू आर, ये V बराबर I इंटू आर, इसका मतलब ये हो गया। ये यहां से सोचता है बच्चा, नहीं, किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उसी एलिमेंट में बहने वाले धारा और उसका प्रतिरोध के गुणनफल होता है। क्लियर है? ये बात एकदम दिमाग में रख लेना है, ये बात एकदम दिमाग में रख लेना है छाप के। क्लियर है? इसी अप्रोच से आप काम करिएगा, आपका काम हो जाएगा। और आपको कहेगा क्या ये फॉर्मूला गलत है? नहीं, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एक्चुअल में पैरेलल सर्किट है, ये तो वो वोल्टेज के बराबर है, तो ये फॉर्मूला तब भी लिखा जा सकता है, लेकिन गलत नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट में जो ओम्स लॉ लागू होता है, किसी एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप उसी एलिमेंट में बहने वाली धारा और उसी एलिमेंट का प्रतिरोध के साथ होता है रिलेशन, ठीक है ना। चलिए, तो V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखिए आप फुल कोर्स में जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको मिलेगा, बहुत सारे बैचेज हैं जो, ये तो वंदे भारत आ चुका है ना। चलिए आगे बात करते हैं। वंदे भारत का फुल कोर्स अगर किसी बच्चे को चाहिए, अगर डिटेल में डिस्कशन करना चाहता है, तो ही हमारे इस बैच को फॉलो करिए। फिलहाल क्रैश कोर्स में तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चा फुल कोर्स करता है, संपूर्ण तैयारी आज अगर इससे हो चुका होता तो आप क्रैश कोर्स कर लेते, और वो भी इस क्रैश कोर्स ये सारे बैच में हमारे उपलब्ध होते हैं। तो ये CBT2 डेडिकेटेड है, बहुत सारे, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, बहुत सारे कोर्स में CBT1 प्लस CBT2 का भी है, प्लस 5000 क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस भी इसमें मिलेंगे आपको। इस तरीके के अप्रोच का ये क्लासेस रहते हैं आपके लिए। चलिए अब करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल, आइए छोटा छोटा चीज है। करंट वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, किसी ब्रांच में करंट कहता है कि टोटल बहने से पहले धारा, और इसमें इधर धारा I1 इधर I2, तो बताइए करंट डिवीजन रूल से I1 बराबर क्या होगा? I इंटू R2 बटा, जिसमें बहते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें निकालना है तो टोटल करंट निकालना है, इसमें जब अगर धारा निकालना है तो कहते हैं टोटल करंट इंटू अपोजिट प्रतिरोध बटा टोटल प्रतिरोध, हो गया टोटल करंट इंटू अपोजिट प्रतिरोध R2 बटा टोटल प्रतिरोध R1 इंटू R2, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है सर? वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है कि किसी ब्रांच में वोल्टेज निकालना है, अगर सीरीज में होगा तो ही वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है। तो टोटल वोल्टेज इंटू जिसमें निकालते हैं उसी का प्रतिरोध, R1 देखिए इसमें R1 आ गया बटा टोटल प्रतिरोध, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका। किसी को कंफ्यूजन होगा तो बोलना, वरना यही इसका फॉर्मूला रहता है। करंट डिवीजन, ये तो न्यूमेरिकल पार्ट में चलेगा, हमारा न्यूमेरिकल चलेगा, उसमें अपन चीजों को देखेंगे। स्टार डेल्टा कन्वर्जन, अब क्या है पॉइंट? स्टार डेल्टा कन्वर्जन। यहां से कैसे प्रश्न रहेंगे कि कोई
एलिमेंट में आपसे खासकर पूछेगा, सभी एलिमेंट 3-3 है तो डेल्टा में क्या होगा, इसका सभी एलिमेंट 5-5 है तो स्टार में क्या होगा। कन्वर्जन के तौर पे आपको समझा जाता है। स्टार डेल्टा से क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको प्रॉपर वे में समझना है। अगर डेल्टा है, स्टार कहेगा बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हर एलिमेंट, और स्टार है तो डेल्टा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको एक तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि डेल्टा से अगर स्टार कन्वर्ट कर देते तो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। और जब स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सारे फॉर्मूला का लिस्ट यहाँ पे आपको तय कर दिया गया है, बता दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा, इंपॉर्टेंट तो ये है। अगर रेजिस्टेंस का डेल्टा में आर है, ध्यान से समझना, डेल्टा का हर एलिमेंट क्या है, आर है, तो स्टार जब बनाएंगे, मतलब पहले समझो, पहले डेल्टा है उसको बनाना है स्टार, तो बच्चा क्या होगा, r/3। हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा से जब भी स्टार में जाएंगे तो उसका मान का r/3 हो जाएगा। मतलब डेल्टा से जा रहे हैं ना किसमें, स्टार में, तो बच्चा डी से समझ लेना, डिवाइड वर्ड किया। जब भी डिवाइड वर्ड दिमाग में तुरंत लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। क्या बोला, डेल्टा से स्टार्ट में पहले समझना, सबसे पहले कौन आया, डी, तो डिवाइड कर देना। अगर डेल्टा का हर एलिमेंट आर 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 है तो बच्चा इसका जब भी स्टार बनेगा तो r/3 समान वैल्यू के लिए, ये समाने पूछवे करता है, यही लॉजिक के है, समाने पूछवे करता है। एक सेकेंड, लाइट आ गया है, हाँ ठीक है ना, सामान्य पूछवे करता है, ये हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे इसका एलिमेंट का एल है तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर सेम चलता है, तो हर एलिमेंट डेल्टा का आल होगा, एल होगा, तो l/3। ये देखिए, लेकिन कैपेसिटर उल्टा चलता है, कैपेसिटर क्या होगा, 3C हो जाएगा, कैपेसिटर में 3C, और एक्सएल रहेगा तो वैसे ही चलेगा, इंडक्टर जैसे XL/3, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी क्यों ना हो तो XC/3। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। सिमिलरली अब स्टार से डेल्टा में गए तो जब इधर जो भागा हुआ उधर गुना कर देना, वहां उधर ट्रिक मत लगाना। ये R है तो 3R में बदल जाएगा, L है 3L में, C है तो C/3, क्योंकि उसका उल्टा चलेगा। XL है तो 3XL, XC है तो 3XC। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी तो बहुत बार पूछा है, बहुत बार अलग अलग स्टेट के इसकी एग्जाम में, पीएसयू एग्जाम में पूछा गया है, क्या पता आरआरबी से बार पूछ ले आपसे। ठीक है ना, आगे आइए। अपोजिट, बिल्कुल मुमताज, अपोजिट चलेगा। अच्छा, एम्पियर आवर के बार प्रश्न आपको पूछ देता है, एम्पियर आवर किसकी इकाई होती है बच्चा, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी होती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोली की रफ्तार से चल देंगे, 3 डायमेंशन से कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का आप करिए, कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल बल्ब है 60 वाट का, 200 वोल्ट का रेटिंग है, 3 आइडेंटिकल है 60 वाट का, सब 60 वाट 60 वाट 60 वाट, 200 200 200। ठीक है, तो कह रहा है कि द पावर ड्रॉ बाय द, बच्चा पावर कितना खाएगा, अच्छा सप्लाई वोल्टेज कितना दिया गया है, 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। अब आप बताओ बच्चा, 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, अब आप बताओ ये जो पावर एग्जैक्ट में जो पावर खाएगा एक बल्ब, अगर इस बल्ब की रेटिंग 200, अब 200 ही वोल्टेज देते तब ना ये 600 वाट से जलता है कि नहीं। अब सोचो, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, एक बल्ब का क्वेश्चन बहुत बच्चा से गड़बड़ होता है, आज बता ही देता हूँ यहाँ पे फिर से। देखिए, एक कोई बल्ब है 660 वाट का, इसकी रेटिंग है 200 वोल्ट का। अच्छा बताओ, इस बल्ब को 200 वोल्ट देंगे तभी ना 60 वाट खत्म करेगा, लेकिन ऐसे 3 बल्ब को सीरीज में जोड़ दें तो क्या 200 वोल्ट इस बल्ब को मिल पाएगा, नहीं, इस बल्ब को नहीं, इस बल्ब को नहीं। तो जब दोनों का वाट समान है, वोल्टेज समान है, तो इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध वही रहेगा, इसका भी प्रतिरोध वही रहेगा, इसका भी प्रतिरोध रहेगा, तो 3 वही वोल्टेज 3 समान प्रतिरोध में बट गया। तो बताओ वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज/3। टोटल वोल्टेज इसको एग्जैक्ट में कितना मिलेगा, जितना मिलना चाहिए 200 उसका 1/3 मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उसका 1/3 मिलेगा। बोले मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल। जब 1/3 मिलेगा वोल्टेज, तो पावर कितना खाएगा एक बल्ब, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। क्या होता है बच्चा, V²/R। वोल्टेज कितना तिहाई हो रहा है, 1/3। वोल्टेज कितना से घट रहा है एक बल्ब को, 1/3 से, तो पावर क्या हो जाएगा वोल्टेज में 1/3 इंटू जो वोल्टेज एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो कितना था V, लेकिन उतना ना मिलके 3 बल्ब जोड़ दिए तो V/3 मिला। तो ये देखो V/3 में रियल वोल्टेज क्या होगा, V/3 इंटू 1/R, तो क्या हो गया V²/9R।
तो जो पहले मिलता वी स्क्वायर बटा आर, अब क्या मिल रहा है वी स्क्वायर बटा आर, लेकिन 1/9। तो पावर कितना से घट गया 1/9 से। तो 1/9 से एक बल्ब का पावर घटाएंगे, दूसरा का फिर 1/9 से, तीसरा का भी 1/9 से, सबको जोड़ दीजिए 60/9 60/9 60/9, 180/9 मतलब 20 वाट पावर कंज्यूम करेगा। जब सीरीज में जोड़ दिया जाए उसी बल्ब को तो 20 वाट कंज्यूम करेगा। अगर यही पैरेलल में जोड़ देते हैं तो क्या होता, यही अगर पैरेलल में जोड़ देते बच्चा तीनों बल्ब को तो सब 60 वाट 60 वाट 60 वाट तीनों गुना हो जाता, 60 छतरी 18 180 वाट खाता। लेकिन जब अब तीनों किसमें है सीरीज में है तो 60/3 कर दीजिए जी, 60/3 कर दीजिए, दो बल्ब होता 60/2 कर देते आप, है ना। अब चलिए तो चीजें इस अप्रोच को फॉलो करता है। तीनों अगर पैरेलल में होता, तीनों पैरेलल में होता और 200 वोल्ट से ही जुड़ा होता तब कितना खाता 180 वाट खाता। क्लियर है बच्चा, बोलो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आगे बढ़िए। द मटेरियल दैट हैज द हाईएस्ट एनर्जी गैप, रूम टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप किसमें होता है तो वो है सीडीएस, है ना, वो क्या है सीडीएस। अब यहाँ पे देखो जर्मेनियम में 0.7 होता है, सिलिकॉन में 1.1 होता है, गैल्वियम आर्सेनियम में 1.4 होता है, और यहाँ पे सीडीएस के अंदर होता है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि सबसे ज्यादा होता है। तो सीरीज बनेगा सीडीएस का सबसे ज्यादा, उसके बाद गैल्वियम आर्सेनियम का, फिर एसआई का, फिर जर्मेनियम का। नेक्स्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करंट डेंसिटी ऑफ, सर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A। क्या करंट डेंसिटी, सर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है I/A, मतलब 30 बटा उसका एरिया, एरिया दिया है 0.5 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है बच्चा, सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये एक बेहतरीन और डेडिकेटेड बैच है, आप लोग जरूर जुड़िए इस एग्जाम में फास्ट फॉरवर्डिंग मोड के लिए, ठीक है। फास्ट फॉरवर्डिंग मोड के लिए जरूर इस बैच में जुड़ेंगे सभी, ताकि इस सेशन को हम बेहतर तरीके से कर पाए। 30 दिन में पूरा टारगेट है कि पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। थ्योरी फॉर्मूला सब चलेगा, एमसीक्यू चलेगा, प्रैक्टिस सेट अलग चलेंगे, सब A to Z चीजों को हम कवर करेंगे जिसमें आपको समस्या कोई नहीं आएगी। न कह रहा व्हिच नॉन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से कौन इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट नहीं है, एम्पियर तो है, वोल्ट पर ओम भी है, कूलम पर सेकेंड भी है, फेराड ये नहीं है। क्लियर है। सो अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं बच्चा तो एसएससी जेई की आपको पता है, एसएससी जेई की 3500 वाली जो बुक्स है वो हमारा 3500 वाली एसएससी को डेडिकेट करता है, ये 3500 प्लस ब्लैक बुक, सिर्फ इसमें एसएससी का पीवाईक्यू है। और एक जो 7000 वाली बुक है वो सिर्फ वो क्या है एमसीक्यू फॉर आरआरबी, जेई और स्टेट के जेई को डेडिकेट करता है, 7000 प्लस वाली एमसीक्यू, ठीक है ना। चलिए बाकी यहाँ पे देखिए फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप ऑफ एन एटम ऑफ द बिटवीन क्या होता है वैलेंस बैंड और इसके बीच का अंतर को फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं। देखिए एनर्जी बैंड गैप का दूसरा नाम क्या है, एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है एनर्जी बैंड गैप का दूसरा नाम है, ठीक है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। एनर्जी बैंड गैप इज द इंसुलेटिंग मटेरियल ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एकदम सही बात है। एनर्जी बैंड का होता है इंसुलेटर के 5 से ज्यादा होता है, ये होता है कि नहीं, 5 से 9 के बीच ऐसे बोल देते हैं, है ना। कंडक्टर के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर के लिए 1। आगे बढ़िए, व्हिच राइज टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, बच्चा एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है बढ़ता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। बुक्स ये आपको बुक्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बता ही रखा है। व्हिच टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर डिक्रीज, अच्छा व्हिच राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, गिरेगा, सेमीकंडक्टर बोल दिया ना तो गिरेगा, ठीक है ना। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर डिक्रीज, घटेगा। आगे बढ़िए, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर नेगेटिव होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आगे बढ़िए, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो नोन एज वोल्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता है। आगे बढ़िए,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर। एक सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंडक्टर के लिए सबसे बढ़िया जो है मटेरियल कौन सा है, सिल्वर। कौन सा बच्चा, सिल्वर। क्लियर है, आगे बढ़िए। अच्छा, ये क्वेश्चन दे दिया है कलर कोडिंग का, हमने अभी जस्ट पढ़ा है, कलर कोडिंग से इस चीज को निकाल लेंगे। देखिए कैसा है, जैसे कि 1 2 3, एक यहाँ पे 4 बेंड बोल्ड के लिए दिया होगा, 4 बेंड का है, तो 2 तो शुरुआत में डिजिट है, एक मल्टीप्लायर है, एक ये है, तो रेड आया है तो रेड के लिए 2, ग्रीन आया तो 5, ये कलर है ऑरेंज तो 10 पावर 3 है ना, और उसके बाद प्लस माइनस 5% हो गया ना। कोई समस्या है क्या, नहीं है। कलर कोडिंग का क्वेश्चन आप लोग आराम से इसको बनाएंगे। कन्वर्जन का है, इसको आराम से बना लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। न्यूमेरिकल है, इसको आराम से, ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, इस पर आप आराम से न्यूमेरिकल करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, कोई समस्या है क्या। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है जितने भी प्रतिरोध होंगे सब में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है, सब में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तो कंटेंट सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार अब तक का हमको लगता है आपको कवर कराया जा रहा है आपको। सो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई आपको भाई बंधु भी है और वो चाहता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर बेहतर करना, तो बच्चा ध्यान रखिएगा, फास्ट रिवीजन बैच जिस तरीके से जेई का आया है उसी तरीके से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का भी आया है। 199 में 30 दिन में सब कुछ करने वाले हैं। इसके अंदर भी फास्ट पूरा थ्योरी, पूरा फॉर्मूला, क्वेश्चंस प्रैक्टिस और टेस्ट रहेगा। फास्ट रिवीजन बोर्ड सिर्फ 199 में एएलपी डेडिकेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का जो होता है कोर्स कंटेंट वो छोटा होता है जेई की तुलना में, इस हिसाब से जेई का कोर्स बहुत प्राइस होना चाहिए, फिर कोई नहीं कवर हो जाएगा। और वंदे भारत बैच स्पेशली डेडिकेटेड है, जो बच्चा पूरे फुल कोर्स को बेहतर तरीके से करना चाहता है वंदे भारत बैच को हमारा ज्वाइन कर सकता है, जिसमें बेहतरीन तब के पूरे थ्योरी को हम कवर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा, ये आज के सेशन में हमने इस पूरी चीज को कवर किया है। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा इतना ही कम ही समझो, थोड़ा कम ही सही। आज हमने इस चीजों को कवर किया है, इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका संपूर्ण पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे आपके इसी कोर्स कंटेंट में, फास्ट रिवीजन बैच फॉर आरआरबी एएलपी शिफ्ट 2 के नाम से। थ्योरी इसी तरीके से चलता रहेगा, शाम में फिर जुड़ना है कितने बजे, 8:15 बजे, सभी बच्चों को 8:15 बजे, और प्रैक्टिस बैक टू बैक मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा, 8:15 बजे सभी बच्चे जुड़ेंगे। ओके, हो सकता है कि एक और शेड्यूल हम आपको रात में करें या सुबह में करें, आपके एक और शेड्यूल आपके लिए एडिशनल हो सकता है। ऐसा हम कुछ आपके लिए कुछ तैयार कर रहे हैं जो आपके इस एग्जाम में और बेहतर सहयोग करेगा। वो हो सकता है कि फॉर्मूला का एक स्पेशल सीरीज आ जाए, या कुछ ऐसे कंटेंट आ जाए जो एग्जाम से मिसलिनियस टाइप का होता है उसको करवा दें। लेकिन उसके लिए एक और टाइमिंग, 2 टाइमिंग आपका चलता रहेगा, अभी 2:15 बजे, रात के 8:15 बजे, एक और टाइम हम कोशिश कर रहे हैं अरेंज करने का, 3 टाइम हो जाएगा, तो आपका इस बार आरआरबी का बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं रहेगा। नाइट क्लास टाइम 8:15 बजे। सर प्लीज नेटवर्क प्लेलिस्ट ऐड करवा दीजिए। बिल्कुल बच्चा, हम करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले। अब देखो कितना ज्यादा चीज रिवीजन कर ली इतना देर में, बेसिक पार्ट बहुत कर लिया, पहला दिन था, और भी चीजों को हम आगे फास्ट फॉरवर्डिंग मोड में करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।